हेलो गाइस। मैं हार्दिक राठी आपका एचआरस बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इस साल हमें 11th बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो पहले देख लेना कि इतने चैप्टर्स हमें इस साल पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो सीधा हम बुक्स पे आ जाते हैं। तो हमारा जो यूनिट 1 जो हमारा था, हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि जो हमारा यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि हमारा लिविंग वर्ल्ड जो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, उसके अंदर जो भी डाइवर्सिटी है वो हमें इस यूनिट में पढ़नी है पर्टिकुलरली। तो उसके अंदर ये 4 जो चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। तो सीधा हम आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। ओके, सो चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। सो हमारा लिविंग वर्ल्ड कैसा है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इसके अंदर मेनली 1.1 एंड 1.2 दो ही इसमें टॉपिक है, क्योंकि अगर पुरानी एनसीईआरटी कंपेयर करोगे तो उसमें कुछ टॉपिक्स ज़्यादा थे जो कि निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें अभी इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। सो लिविंग वर्ल्ड का जो हमारा जो इंट्रोडक्शन है पहला, तो वो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, हमें मालूम ही है कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही वंडरफुल है। मतलब हम आसपास नज़र डालेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। ठीक है, सो द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ द अमेजिंग, मतलब हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। हैबिटेट्स किसको बोलेंगे? अगर गाइस आप लोग बायोलॉजी में अभी आए हो, साइंस में आपने बायोलॉजी चूज़ किया है, तो आपको ये सब टर्म्स अभी अभी से शुरू करने होंगे लर्न करने। ठीक है, सो जो हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब होता है कि वहाँ पर रहना। तो कुछ एनिमल्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर रहते हैं उनको बोलते हैं उनका हैबिटेट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐसी ऐसी जगह पर देखेंगे हमने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। ओके, तो उसमें क्या हो सकता है? वो कोल्ड माउंटेन्स भी हो सकते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट्स हो सकते हैं, ओशंस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई वाला होगा। ठीक है, जैसे कोल्ड माउंटेन में टेम्परेचर बहुत लो होगा, कोल्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इन सारी हैबिटेट्स के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ओके, सो the beauty of the galloping horse, of the migrating birds, then valley of flowers, attacking shark evokes awe and a deep sense of the wonder। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी एनिमल्स, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स ऐसी ऐसे हैबिटेट्स में रहते होंगे। ठीक है, तो हमें यही इसी चैप्टर में पढ़ना है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग द पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन वॉट इंडीड इज़ लाइफ। तो अगर गाइज हम लोग देखना शुरू करेंगे, ये सब बातों में डीप में अगर हम जाएंगे, तो हमें मालूम होगा कि यार एक्चुअली लाइफ क्या है। ठीक है, लाइफ जो है वो एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक क्वेश्चंस। तो हमें और दो क्वेश्चंस हो सकते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कि भाई जो लाइफ है, हमारी लाइफ का मतलब क्या होता है। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल क्वेश्चन 1 and 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। मतलब कि एक हम ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है और जो लिविंग थिंग्स है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो, ठीक है, वो क्या है। और जो सेकंड इज़ द फिलोसॉफिकल। तो फिलोसॉफी अगर हम देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन वहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, एंड 6 आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। तो लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ क्या है वो तो हम देखेंगे, लेकिन लाइफ का पर्पस क्या है वो एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आएगा दिमाग में। सो गाइज, ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो हमें इस चैप्टर में जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो अभी हम शुरू करेंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आए। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द 1.1। you can see here the diversity in the living world. Okay, so if you look around you will see a large variety of the living organism। तो अगर हम आसपास देखेंगे तो हमें बहुत मतलब लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कि तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी आसपास हैं। बी इट पोटेड प्लांट्स, तो आपके आसपास अगर प्लांट्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, बर्ड्स होंगे, आपके पेट एनिमल्स होंगे,
और अदर एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स भी होंगे। तो आप लोग देखोगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स डेट यू कैन नॉट सी। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है कि हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, आपकी मोबाइल के डिस्प्ले ऊपर होगा, मेरे हाथों में होगा, यहाँ आसपास इतने ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे नेकेड आइज को नहीं दिखेंगे वो हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने ऑलरेडी 11th बायोलॉजी पसंद किया है तो हमें डीप में देखना ही है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है कि जिनको हम देख नहीं सकते। दे आर ऑल अराउंड यू। If you were to increase the area that you make the observation, the range and variety of organism that you see would the increase। अगर हम हमारा ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अभी हम हमारे आसपास देख रहे हैं, आप लोग बाहर जाओ, कहीं घूमने जाओ, वहाँ जाके देखो, तो आप जितना एरिया आपका बढ़ाएंगे तो हमें वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कश्मीर में चले जाओ, ठीक है, तो आपको वहाँ दूसरी वैरायटी के एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स सब मिलेंगे। आप लोग साउथ इंडिया में चले जाओ तो साउथ इंडिया का भी पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, ठीक है, तो आपको तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हो, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर। तो आप ऐसे फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको ग्रेटर नंबर में और ग्रेटर काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हो या चाहे एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, जो भी हम देखेंगे, रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। तो गाइस स्पीसीज क्या है वो अभी हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि किनको स्पीसीज बोलते हैं। मतलब कि जो जातियां हैं जो ऑर्गेनिजम्स की उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। सो गाइज 1 मिलियन इज इक्वल टू द 10 लाख। सो हियर यू कैन सी कि कितनी स्पीसीज हमें पढ़नी है, 17 से 18 लाख। 1.7 to 1.8 मिलियन। तो गाइज ये आपका यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है। तो आप ऐसे जो एमसीक्यूज जो बनते हैं उनको आप साइड में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो हमारे अर्थ के ऊपर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज हैं। वी शुड रिमेंबर हियर डैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, हम जैसे ही न्यू एरियाज के अंदर जाएंगे एंड इवन ओल्ड वंस, अगर हम कुछ ओल्ड एरिया में जाएंगे, सो न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई। तो वहाँ पर हमें कुछ नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं। सो एज स्टेटेड अर्लियर, देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, हमें मालूम ही है। सो वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया आर बाय देयर लोकल नेम्स। मतलब हम हमारे आसपास के जो एनिमल्स और प्लांट्स जो है हम उनको हमारे लोकल नेम से जानते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि अगर चलो हम मैंगो का ही एग्जांपल ले तो मैंगो को आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, ठीक है, और किसी और वर्ल्ड के किसी कोने में उसको क्या बोलते होंगे उनकी लोकल लैंग्वेज में, वो हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हम उसकी ही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो अपने लोकल नेम से जाने जाते हैं। सो दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हर जगह इसका जो लोकल नेम होगा वो वेरी करेगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। इवन विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री की अगर हम बात करें कि गुजरात में उसको अलग नाम दिया गया है, राजस्थान में उसको अलग नाम दिया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र में अलग नाम दिया है, साउथ इंडिया में अलग है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही कंट्री में उसी स्पीसीज का अलग अलग नेम हो सकता है। So probably you would recognize the confusion that would be the created if we did not find the ways and means to talk each other। तो यहाँ पर confusion होगा, obviously confusion तो होगा ही। ठीक है, कि चलो भाई मैं कोई एक चीज़ है, उस चीज़ को मैं यहाँ मेरे गुजरात में ये चीज़ बोल रहा हूँ, राजस्थान में इसको कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, कश्मीर में कुछ और बोल रहे हैं। तो गाइस कन्फ्यूज़न तो होगा ही। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई तो सॉल्यूशन होगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाने जाए। ऐसा होना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो हैंस देर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज। हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज करना मतलब कि सारे वर्ल्ड में हम उसको एक ही नाम से जानेंगे। ओके, living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world।
तो हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ताकि एक ही नाम पे हम पूरे वर्ल्ड में उसको जान सके। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द नोमेनक्लेचर। सो गाइज नोमेनक्लेचर की आपको यहाँ पर क्या मिल गई, एक डेफिनेशंस मिल गई। ठीक है, यहाँ पर तो ये नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन है कि नोमेनक्लेचर मतलब कि नाम दिया जाता है। इंसान भी जब पैदा होता है तो उसको नाम दिया जाता है। तो अभी जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या देंगे, एक नाम देंगे, और ऐसा नाम देंगे कि जो स्टैंडर्डाइज हो पूरे वर्ल्ड में, उसको उसी नाम से ही जाना जाना चाहिए। तो वो होगा नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली द नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। तो हम नोमेनक्लेचर और किसी को अगर हमें नेम देना है तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही सिलेक्ट करेंगे कि जो पूरे वर्ल्ड में मतलब कि करेक्टली डिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, एंड वी नो दैट टू व्हाट ऑर्गेनिज्म इज द नेम अटैच टू इट। तो ऑर्गेनिज्म का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तभी उसके बाद हम उसको एक नेम, उसका एक देंगे, उसको एक पर्टिकुलर नेम देंगे। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टाब्लिश द प्रोसीजर्स। तो साइंटिस्ट लोग, सब लोग मिलके उन्होंने क्या किया है कि कुछ प्रोसीजर्स असाइन किए हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि ये क्या है कि एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो नामकरण करने का, तो ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो अगर हम प्लांट्स की बात करें, हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले प्लांट्स। तो प्लांट्स को जो नाम देते हैं, ठीक है, तो वो कौन देता है प्लांट्स को नाम। सो यू कैन सी हियर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। तो ICBN जो हमारा है, वो पूरे जो प्लांट्स हैं इस अर्थ के ऊपर, उन सभी प्लांट्स को नाम जो देने का काम करता है, वो करता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो बॉटनिकल है, बॉटनी इज रिलेटेड विद द प्लांट्स। ओके, सो ये हो गई प्लांट्स की बात। चलो हम एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स को नाम कौन देता है। ओके, सो एनिमल्स को नाम देता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। ठीक है, तो ICBN एंड ICZN का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बी एंड जेड, बी फॉर बॉटनी एंड जेड फॉर जूलॉजी। जूलॉजी इज रिलेटेड विद द एनिमल्स। सो एनिमल्स को जो भी नाम देते हैं वो कौन देता है, ICZN। सो द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर डेट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। तो इस हम प्रोसीजर से जो नाम देंगे, उसका मतलब ये होगा कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम एक ही नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल होगा, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो या रसिया हो या पाकिस्तान हो, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दे ऑल्सो इंश्योर डेट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिजम्स। तो गाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम हार्दिक है तो मैं किसी और को हार्दिक नाम नहीं रखने दूंगा, ये हमारे लिए है। बट ये जो साइंटिस्ट लोगों के जो नेम्स है, जो एनिमल्स और प्लांट्स को जो लोग देते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म ले ले, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले ले, उसका जो नेम होगा वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा। ठीक है, किसी और को वो हम नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये इनके रूल्स में आता है। ठीक है, हमारे नेम जैसा नहीं होता है, हमारे नाम तो कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, सो बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम्स। सो गाइज अगर हम साइंटिफिक नेम्स की बात करें तो वो क्या होगा कि यूनिवर्सली मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही होना चाहिए, उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे साइंटिस्ट लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा एक फिर से क्या बन रहा है, यहाँ पर एक IMP क्वेश्चन बन रहा है थोड़ा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर हम थोड़ा लॉन्ग भी ले सकते हैं। ठीक है, आंसर इसका तो यहाँ पर सीधा हम फोकस करेंगे। ओके, सो ईच नेम हैज़ द टू कंपोनेंट्स। सो गाइज हम अगर नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स देखेंगे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे हमें नाम देना है, तो आपको क्वेश्चन पूछे तो हम इस तरह से उसका आंसर दे सकते हैं कि ईच नेम हैज़ द टू कंपोनेंट्स। कोई भी नाम में टू कंपोनेंट्स होते हैं, द जेनेरिक नेम एंड दूसरा होगा द स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, ये जो दो कंपोनेंट्स है वो हर एक नाम के अंदर हो गए ही हो गए।
दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो एक ही नाम में दो कंपोनेंट हो गए, तो इसी प्रोसीजर को बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कैरोलस लिनियस, तो ये जो सिस्टम था वो दिया था कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, सो बीइंग प्रैक्टिस बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट फाउंड इज कन्वीनियंट। तो ये जो है ये कन्वीनियंट है, मतलब सबको अच्छा लगा है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। चलो हम मैंगो का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे मैंगो को इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया। मैंगो तो हम हमारे लोकल इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको हम देखेंगे। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। सो हम मैंगो को, अगर कोई पूछे आपको कि मैंगो को साइंटिफिक नेम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। ठीक है गाइस, सो लेट अस सी हाउ इट बाइनोमियल नेम। तो ये मैंजीफेरा इंडिका जो है, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका MI, तो इसका M और इसका I और पूरे जो इसके रूल्स हैं वो अभी हम फॉलो कैसे कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इधर हम देखेंगे कि जीनस जो है, ठीक है, मैंजीफेरा इज द जीनस। तो मैंने यहाँ पर जो M लिखा है मैंजीफेरा का, तो मैंजीफेरा जो है मैंजीफेरा इंडिका के अंदर, तो मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और जो इंडिका है, इंडिका विल बी द स्पीसीज, तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगी हमारी इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका के अंदर मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका इज द स्पीसीज। ओके, सो स्पीसीज को हम दूसरा क्या स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं, मतलब कि वो एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए बना होगा। मैंजीफेरा इंडिका अभी वर्ल्ड में आप देख लो किसी का भी नाम नहीं होगा, ये सिर्फ मैंगो का ही नाम होगा। ठीक है, सो अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज द फॉलोस। तो और भी कुछ इसके जो रूल्स हैं, यूनिवर्सल रूल्स है जो कि सबको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन द लेटिन एंड रिटन इन द इटालिक्स। सो इटालिक्स में ही हमें उसको लिखना है, और वो कहाँ कौन सी लैंग्वेज में होंगे, वो लेटिन के अंदर होंगे। ठीक है, लेटिन लैंग्वेज में, और हमें उसको लिखना है इटालिक्स के अंदर। दे आर लेटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, तो हमें इस तरह से उनका बायोलॉजिकल नेम लिखना है, क्योंकि जो उसका जो डिराइव है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, लेटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब कि उसके ओरिजिन से डिराइव जो हुआ है उसकी वजह से हमें उसको लेटिन वर्ड में और इटालिक्स में लिखना है। जो उसका सेकंड रूल है वो क्या है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। तो हमें मालूम ही है कि मैंजीफेरा इंडिका के अंदर जो मैंजीफेरा है वो क्या है, उसका जीनस है, और जो सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो क्या डिनोट करता है, वो स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब कि स्पीसीज को डिनोट करता है। तो ये हमारा सेकंड रूल होगा। थर्ड रूल क्या होगा कि बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हम उसको हाथ से लिखेंगे, देखो जैसे कि मैं यहाँ पर मैंजीफेरा अगर लिखूंगा, तो मैं हाथ से लिखूंगा तो मैं उसको क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा। तो मुझे कहीं भी अगर मैंजीफेरा इंडिका लिखना हो या कोई भी साइंटिफिक नेम, कोई भी बायोलॉजिकल नेम लिखना हो, तो मैं उसके नीचे अंडरलाइन करूंगा, अगर मैं उसको हाथ से लिख रहा हूं तो। ठीक है, अगर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूं, या फिर मैं कंप्यूटर में टाइप कर रहा हूँ, या कहीं पर भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो उसको मैं ऑलवेज इटालिक्स में ही प्रिंट करूँगा। इटालिक्स में इसीलिए प्रिंट करूँगा ताकि वो इंडिकेट कर सके कि वो लेटिन में है। तो ये हमारा तीसरा रूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो हमारा चौथा जो रूल है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ द कैपिटल लेटर। तो हमारा जो जीनस है, ठीक है, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज हम कैपिटल में लिखेंगे। से फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा में M कैपिटल लिखेंगे। और इसकी अगर दूसरी बात करें, जो उसका स्पेसिफिक एपिथेट है, उसकी जो स्पीसीज है, उसको हम स्मॉल लेटर, मतलब कि हम जो इंडिका जो लिखेंगे उसका आई जो होगा वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ये हमारा लास्ट रूल है। ठीक है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा उसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल लिखेंगे। और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, उसको हमें कैपिटल में नहीं लिखना है। तो कोई भी आप बायोलॉजिकल या कोई भी साइंटिफिक नेम पकड़ लो, उसका जो जीनस होगा, जीनस में फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल, एंड जो दूसरा जो स्पीसीज है उसका तो स्मॉल लेटर्स ही होंगे सारे। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो गाइज आज इस लेक्चर में इतना ही। हम आगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक आपको जो भी अच्छा लगा हो
आप लोग कमेंट में बता सकते हो। जो कुछ नहीं समझ में आया, जो भी क्वेरीज हो आपकी, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करोगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा कि हमें कैसा कंटेंट डालना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।